जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गरम दल और नरम दल और इससे भी रिलेटेड और पॉइंट जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित है। ओके, पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ एओ ह्यूम के द्वारा, जो एक ब्रिटिश आईसीएस रिटायर्ड अधिकारी थे, जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद पहले होने वाला था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया तो वो कहाँ हुआ अध्यक्षता, कहाँ हुआ उसका मतलब कि मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में। और उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति क्या कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता प्रथम अध्यक्षता करने वाले थे व्योम चंद्र बनर्जी थे, ठीक ना। और दूसरे बारे में 86 वाला में दादा भाई नौरोजी किए थे। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग पिछले देखे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुआ और वहां तक हम लोग पहुंच गए थे 1905 तक ले, ठीक ना। अर्थात बंगाल विभाजन तक वहां तक ले 1885 से लेकर के 1905 तक ले आपका नरम दल का था, ठीक ना। उसमें जितने भी लोग थे वो नरम दल के नेता थे। उसके बाद आज के हम लोग वीडियो देखेंगे जो लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन व्यक्ति और अरविंद घोष, ये लोग जो थे आपका गरम दल के नेता थे। तो आइए जरा अब इन लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे और इस तरह से मतलब कि देखा जाएगा कि किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने हम लोगों को आज़ादी दिलवाया। तो ये गरम दल और नरम दल देखिए 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में, 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में मतलब कि वही लास्ट में अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियां एवं नेताओं का उदय हुआ। ये नेता तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं के अनुनय विनय की नीति के विरोधी थे। जो ये लोग अनुनय विनय करते थे 1885 में स्थापना करके अंग्रेजों के समक्ष अपना मांग रखते थे, मतलब वही प्रेम के माध्यम से, क्योंकि नरम दल के नेता थे और ये लोग जो आए विरोधी थे, ब्रिटिश सरकार के क्या कर रहे थे, प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो गरम दल के नेता थे तो ये लोग सोचे कि नहीं, इस सब के मतलब कि ये सब सीधे उंगली से घी निकलेगा उगलेगा नहीं, उंगली को टेढ़ करना ही पड़ेगा। ये किनका था? गरम दल के नेताओं का था। उन्होंने जनता में संघर्ष एवं देश प्रेम की भावना जागृत की। जैसे बाल गंगाधर तिलक जो थे वो आपका क्या किए थे, आपका महोत्सव शुरू किए थे, गणेश पूजा, है ना। इस तरह से वंदे मातरम संपूर्ण देश में राष्ट्रीय गीत के रूप में लोकप्रिय हो गया। ये जो वंदे मातरम जो था ये संपूर्ण आपका देश में, पूरे देश में क्या हुआ कि यह जो राष्ट्रगीत जो था ये पूरा फेमस हो गया, वंदे मातरम सुजलम सुफलम। यह गीत जो था आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए या चट्टोपाध्याय कहिए ने लिखा। इसने मातृभूमि के प्रति जनता की भावना को व्यक्त किया गया है किसमें? राष्ट्रगीत में। तो आज भी हमारा राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम या सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, ठीक ना। तो ये कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नए नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये जो प्रमुख थे नए नेता में। और इन लोगों को गरम दल के नेता, उग्रवादी नेता इनको कहा जाता है। ये सभी गरम दल के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए, ठीक ना। कांग्रेस के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और अन्य पुराने जो नरम दल के नेता थे, ये लोग नरम दल के नेता जो पुराने थे वो नरम दल के नेता कहलाया। ये लोग 3-4 आदमी ये लोग गरम दल के नेता कहलाए, ठीक ना। ब्रिटिश सरकार के प्रति जैसे जैसे जनता में रोष बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे गरम दल के नेताओं का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जिस तरह से लोग अपना, ये जो नेता लोग जो थे गरम दल के, ये जिस तरह से प्रभाव अपना डालते गए जनता पर, उस तरह से इन लोगों का क्या हुआ, मतलब कि क्या बोलते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ता गया, लोकप्रियता बढ़ता गया। अब विश्व की घटनाओं का प्रभाव जरा जानेंगे, ये आगे देखेंगे। 1896 ईस्वी में इटली, थोड़ा सा उसको टच किया गया है। 1896 में इटली की इथियोपियाई जनता के हाथों हार, मतलब एक यूरोपीय देश की पराजय ने भारतीयों को क्या किया, प्रसन्नता हुई कि बताइए ना, एक छोटा सा जो देश है उसको इंग्लैंड को क्या किया, हरा दिया, ठीक ना। इथियोपिया जनता के हाथों हार गई। इटली की इथियोपिया जो था जनता के हाथों क्या हो गई, हार गई। तो इसमें भारतीयों को प्रसन्नता हुई, खुशी हुआ कि बताइए एक छोटा सा होकर के उतने को हरा दिया तो हम क्या चीज़ है, हम तो और भला सकते हैं। इटली की पराजय के करीब 10 साल बाद 1905 में 1905
ईस्वी के एक युद्ध में जापान ने रूस को भी पराजित कर दिया। जापान किसको हरा दिया? रूस को। यह पहला मौका था जब एक एशियाई देश ने एक यूरोपीय देश को युद्ध में पराजित किया था। एक एशियाई देश जो जापान था वो रूस को हरा दिया था। तो इससे और पॉजिटिव थिंकिंग लोगों में आया कि चलो भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है कि ये जब हरा दे रहा था, हम क्या चीज़ है, हम भी प्रयास करेंगे तो हम भी सबको भुआ सबको बिला सकते हैं। ये गरम दल के नेताओं का ये सब कहना था, ठीक ना। जापान की विजय का भारतीय राष्ट्रवादियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता की घृणा बढ़ती गई और इस तरह से क्या हुआ कि आग जो चिंगारी था वो 16 का रूप धारण कर लिया। 1905 ईस्वी में रूस में एक क्रांति हुई। 1905 में जब यहाँ बंगाल का विभाजन हुआ था उसी टाइम 1905 में रूस में क्रांति हुई। उन दिनों रूस पर एक निरंकुश बादशाह का शासन था और जनता अधिकारों से वंचित है। उस समय क्या था कि रूस पर एक मतलब कि बादशाह का शासन था, वो भी निरंकुश था, बिना अंकुश का वो शासन चलाता था, अपने मर्जी से चलाता था, जिसके और जनता को अधिकार से वंचित रखता था। रूसी जनता शासन के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। अब रूसी जनता क्या हुई? शासन के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। क्रांति को हालांकि कुचल दिया गया, लेकिन क्रांति कुचल गया, परंतु इसने विदेशी शासन में कष्ट झेल रही भारतीय जनता को क्या किए? प्रेरणा दी, ठीक है। आयरलैंड की जनता ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ कि बंगाल का जब विभाजन हुआ तो वो सब रूस वाला जो मामला था तो वो सब लोग देखा कि अरे तुड़ी के ये सब जो इतना छोटा छोटा होकर के हरा दे रहा है तो हम क्यों नहीं। तब ये जब बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था, अब जानेंगे हम लोग इसमें तो किस तरह से गरम दल का नेताओं का इसमें बहुत सारा रोल था। फिर भी विभाजन हो गया, लेकिन फिर तो 11 में तो सम्मिलित हो गया। आइए देखते हैं सबको अच्छा से। राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों और तरीकों को प्रभावित करने और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदलने में बंगाल के विभाजन ने सबसे प्रभावकारी भूमिका निभाई। देखिए बात क्या होता है, नहीं कहा गया है गीता में कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा, और जो हो रहा है सो अच्छा ही हो रहा है। इसीलिए देखिए बंगाल का विभाजन नहीं करता तो ये अग्रम दल के नेताओं में ज़्यादा मतलब रोष नहीं आता, ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, तो ज़्यादा प्रयास नहीं करता है ना। तो वो भी जरूरी था। उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। जब भारत का, हाँ ये सच्चाई था कि भारत जो था उस समय बंगाल जो था ये भारत का सबसे बड़ा राज्य था, प्रांत था उस समय, हाँ, जिसमें संपूर्ण बिहार था, उड़ीसा था, वर्तमान में ओडिशा, बिहार था, उड़ीसा था और झारखंड भी, तो झारखंड अलग हो गया था, मतलब ये सब मिला करके बंगाल था। ओके, जिसमें उस समय बंगाल की आबादी जानते हैं 7 करोड़ 80 लाख थी। उस टाइम 7 करोड़ 80 लाख थी। आप समझो 1905 की बात कहा जा रहा है कि 7 करोड़ 80 लाख थी। अब उसको बांट दिया गया, 36 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया और आपका फिर बिहार से अलग हो गया कौन, हाँ 12 में तो अलग हुआ बिहार, जिसमें उड़ीसा भी था और झारखंड भी था। 36 में झारखंड उड़ीसा अलग हो गया और 2000 में हो गया आपका झारखंड अलग हो गया। तो अभी बिहार वर्तमान स्वरूप में है, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार इतने बड़े प्रांत के प्रशासन को संभालना कठिन है, इसलिए इसका विभाजन आवश्यक है। अब ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार वो कह रहा था सबकी, देखो सुनो, बात यह है कि इतना न बड़ा राज्य है, बड़ा प्रांत है यानी राज्य है कि हमको चलाना नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा करें इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये मतलब तर्क दिया वो, लेकिन इसका तर्क अलग था। बंगाल का विभाजन करने का तर्क सांप्रदायिक मामला था। ओके, फूट डालो और शासन करो की नीति था। बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत था, प्रांत भी ज़्यादा था, लोग भी ज़्यादा थे, तो मजबूत था। तो सोचा कि भाई रे मजबूत है तो इसको हटाया कैसे जाए, है ना, ऐसा किया जाए, बांट दिया जाए इसको। तो ये निर्णय लिया अंग्रेज अधिकारी। ब्रिटिश शासकों का मानना था कि प्रांत का विभाजन करके वे इस आंदोलन को कमजोर बनाने में सफल हो जाएगा, उसका ये मानना था। अब देखिए बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में कौन कौन आ गया, तो पश्चिमी बंगाल में आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि हिंदू जनसंख्या बहुल वाला देश क्षेत्र था, ठीक है ना। और पूर्वी बंगाल में आपका जो था, पूर्वी बंगाल था और असम था, मुस्लिम जनसंख्या वाला बहुल था। तो दो भागों में, मतलब इधर पूर्वी बंगाल में दो, पूर्वी बंगाल और असम था जिसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा था, और इधर जो पश्चिमी बंगाल जो था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिला करके, तो ये सब जाता, इसमें हिंदू बहुल, मतलब हिंदुओं की संख्या ज़्यादा था। तो ये मतलब कि इसको फूट डालो और शासन करो की ही नीति के माध्यम से ये अलग किया। देखिए इसको क्या किया है कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को क्या किया है, बांट दिया है, हिंदू जनसंख्या वाला और उसके बाद मुस्लिम जनसंख्या वाला। उधर आपको पता है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इधर कलकत्ता हो गया, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। अंग्रेजों का दूसरा उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों में फूट पैदा करना था। वे कहने लगे कि नए प्रांत में मुसलमानों का बहुत बहुमत होगा,
जो नया प्रांत हम बनाएंगे तो उसको सिखा दिया मुस्लिम लोगों को कि जानते हो अलग कर देंगे तो तू सबको फायदा है, तो सबके फायदा होगा। बात समझे? तो वो सब तैयार हो गया, तो फायदा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझे। मुसलमानों का बहुल था, इसलिए यह उनके हित में होगा, ये बात उसको समझाया। अंग्रेजों का विचार था कि इस तरह से वे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने में सफल होंगे। उस सोचा कि चलो भाई इसको क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे तो कमज़ोर हो जाएगा, आराम से शासन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, 20 जुलाई 1905 को, जून जुलाई गर्मी के दिन था, 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। सुनिएगा, 20 जुलाई को निर्णय हुआ कि हाँ बंगाल का हम विभाजन कर देंगे पूर्वी और पश्चिमी में, ओके। जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को, जुलाई उसके बाद अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल में, याद रखिएगा, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जब जैसे लोग सुना, गरम दल के जो नेता लोग से थे, जैसे सुने लोग कि रे तोरी के तो भोरा सब क्या करेगा, ये तो हम लोगों को मतलब कि अलग कर देगा, हिंदू और मुस्लिम को अलग करके ओकरा बाद लड़ाएगा पूरा, बात समझे। तो ये तो पूरा मतलब ये लड़ा करके अपना शासन करेगा, ये तो फिर पहले ही बात वाला राजा को लड़ा करके मतलब शासन कर लिया, अब तो हम लोगों को लड़ाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या किया लोग कि स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसी में क्या हुआ कि ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव हुआ कि भाई हम बहिष्कार करेंगे, क्या करेंगे जी? बहिष्कार करेंगे, उसका विदेशी जो भी कपड़ा उपड़ा होगा नहीं पहनेंगे। 16 अक्टूबर 1905 का वह दिन था जिसमें कर्जन की घोषणा के साथ ही बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जनवा क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया, फूट डालो एवं शासन करो की नीति के आधार पर। इसके विरुद्ध में हुए आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और जब यह अलग कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को, तो उसी पर जो आंदोलन लोग किया उसको कहा गया बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंग भंग मतलब बंगाल का जो भंग कर दिया, अलग कर दिया, इसी के लिए जो आंदोलन लोग किया विरोधी आंदोलन, इसलिए नाम उसका पड़ गया बंग भंग आंदोलन। विभाजन के अंतर्गत बंगाल के पूर्वी हिस्सों को अलग करके असम के साथ मिला दिया गया। इस प्रकार पूर्वी बंगाल और असम बंगाल का नया प्रांत बना, जो कि अभी ऊपर देखे हैं हम लोग। बिहार के विभाजन के पूर्व, विभाजन के कारण संपूर्ण बंगाल में रोष की लहर उड़ रही। अब जब विभाजन कर दिया तो लोगों में पूरा रोष उत्पन्न हो गया, एकदम पूरा खलबली मच गया, बात समझे। लहरदार हुई, विभिन्न शहरों में बड़ी सभाएं और तीव्र प्रदर्शन हुआ, अलग अलग जगह पर लोग सभा करने लगा, पूरा प्रदर्शन करने लगा। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया। गरम दल और नरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। हाँ, लेकिन जब ऐसा वो किया तो इसमें गरम दल और नरम दल का विचार यहाँ पे मिल गया, और दोनों गरम दल और नरम दल दोनों दल के नेताओं ने मिलकर के क्या किया? इसका पुरजोर विरोध किया, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, बिपिन चंद्रपाल और अब्दुल रसूल आदि नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए अब्दुल रसूल, इसमें क्या मुस्लिम है कि नहीं है? तो हर जगह पे मतलब आपको मुस्लिमों का भागीदारी मिल जाएगा, ठीक ना। और आज जो लोग हल्ला गुल्ला कुछ करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, ठीक ना, जबकि सोचना चाहिए कि देखो मेरा पूर्वज जो है ना बहुत लड़ा इसके लिए, ये मेरे स्वराज की प्राप्ति के लिए इसमें सब कोई मिल करके लड़ा है, तब हमको आज़ादी मिला है। नहीं तो अंग्रेजों के शासन में कुछ चुनिंदे लोगों को ही सुख सुविधा था, बाकी सबको सुख सुविधा नहीं था, बाकी सभी को मिल रहा है, आज़ाद मेरा देश है। तो इसमें क्या दिक्कत है? लोग की हल्ला गुल्ला, ये बनेगा वो बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या क्या ऐसा बोलता है लोग, ठीक ना। लेकिन माने मेरा तर्क अगर देखा जाए तो मतलब कि ये कतई सही नहीं है, धर्मनिरपेक्ष सही है, सभी धर्म की मान्यता है, क्या इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है, सब कोई खाए पिए रहे। मेरा भारत अभी कौन कमजोर है? कमजोर तो नहीं है। ऐसा रहता कि हाँ भाई धर्मनिरपेक्ष है तो कमजोर है, कोई राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाए चाहे मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, जो भी बन जाए, तो क्या होगा? हम पावरफुल बन जाएंगे, तब तक सब कोई तैयार हो जाता, क्योंकि देश सबसे पहले है, देश सबसे पहले है, उसके बाद कानून है, उसके बाद ही लोग है ना। आइए देखते हैं, ये मेरा मतलब था, आकर उलूल जुलूल मत बोलिएगा जो हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं। विभाजन का दिन अर्थात 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। सुनिए, शोक दिवस लोग मनाया। अब बताइए बंगाल का विभाजन लोगों के दिल पर कितना असर ढाया, कितना चोट पहुंचाया कि उस दिन शोक मनाया। कोई व्यक्ति मर जाता है ना, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग शोक मनाता है, और उस समय बंगाल का विभाजन हुआ तो लोग शोक मनाया। बताइए कि कितने मतलब कि कण कण से जुड़े हुए थे लोग, भारत के आज़ादी के लिए कितने कण कण से जुड़े हुए थे।
दिवस के रूप में मनाया गया। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर वह दिन जन एकता मतलब लोगों की एकता और मैत्री दिवस या राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। उस दिन सबको एक दूसरे को राखी बांधा, और चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, सबको एक दूसरे को राखी बांधा, मैत्री दिवस मनाया, मित्रता का दिवस मनाया, जन एकता हुआ। संपूर्ण बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, संपूर्ण बंगाल के लोग का किया एक दूसरे को राखी बांधा और सबको माने कि हम सभी एक हैं और ये हमको बुरा सब क्या करना चाह रहा है, लड़ाना चाह रहा है। तो बताइए ये पूर्वज कितना हम लोगों के लिए कुछ करके गए हैं और कितना जुल्म सहे हैं, और आज लोग हल्ला गुल्ला करता है, अरे भैया खाने के लिए मिल रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे गाड़ी पे घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत महंगाई झेल रहे हैं, तो वो अलग बात है। चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, दुनिया में मतलब फतह हो गया, बात समझे। तो क्या जरूरी है भाई, हमको राष्ट्र का विकास किस तरह से करना है, सभी हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो सब लोग मिल करके किस प्रकार से अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है, या जो कुछ भी हो अखंड भारत का भी कंसेप्ट रखता है लोग, ठीक ना। तो इस तरह से अभी भारत है, इसी को अच्छा बनाया जाए, उसके बाद अखंड भारत बनाया जाए। ओके, आइए देखते हैं बंगाल के विभाजन को समाप्त करने के लिए। अब सुनिए, जो बंगाल का विभाजन हुआ था इसको समाप्त करने के लिए आरंभ किए गए आंदोलन के दौरान संघर्ष के नए तरीके अपनाए गए। उन तरीकों में स्वदेशी और बहिष्कार प्रमुख था। इसमें स्वदेशी और बहिष्कार कि हम अपना स्वदेशी उपयोग करेंगे, हम इसमें मतलब कि कतई मतलब कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग, किसी भी विदेशी वस्तु होगा उसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग क्या करेंगे, अपना देशी करेंगे, स्वदेशी प्रमुख थे। राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य भी पहले की अपेक्षा अधिक क्रांतिकारी हो गए। अब देखेंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो बंगाल का विभाजन कर दिया लॉर्ड कार्जनवां 1905 में 16 अक्टूबर को। स्वदेशी का अर्थ क्या होता है भाई, तो संघर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं को क्या करना, इस्तेमाल करना, संघर्ष करके और देश में जो उत्पादित वस्तु है उसी का इस्तेमाल करना, वही क्या होता है, स्वदेशी होता है। स्वदेशी अपनाने से भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है तथा राष्ट्र मजबूत बनता है। अब स्वदेशी उपयोग करेंगे तो जो हमारे देश के जो लोग हैं जिस चीज को बना रहे हैं तो उसका बिक्री होगा, तो उसका मतलब कि घर परिवार चलेगा, घर परिवार चलेगा तो एक घर अगर विकसित होगा तो मेरा देश विकसित होगा, है कि नहीं है। यह देशभक्ति बढ़ाने का एक प्रभावकारी तरीका था। इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के साथ साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का नारा दिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने से, जब हम विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों की क्षति पहुंचेगी। बात सही है। मान लीजिए कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रहा था, कच्चा माल ले जा रहा था, वहां से सामान बना करके क्या करता था, इसे यहीं बेचता था, अब बेच करके माला माल होता था, फिर पैसा वहां पे भेजता था और अपना मतलब ठाठ बाट से जिंदगी जीता था, और यहाँ लोग भूखमरी या गरीबी से मरता था, समझे। तो सब लोग ये ठान लिया कि नहीं भैया देख ओकनी के वस्तु के न किने के है, ओकरा के वस्तु खरीदे उर्दे के नहीं है, तो ओकरा के वस्तु के न खरीदबई, हम अपना वस्तु के उपयोग करबई तो ओकर अर्थव्यवस्था डगमगता, डगमगती तो कमजोर होइए, आ कमजोर होई तो हमने आराम से युद्ध जीत जाएंगे, है ना, लड़ाई जीत जाएंगे, अपना देश आजाद हो जाएगा, मुल्क आजाद हो जाएगा, नारा दिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने से हाँ ठीक है क्षति पहुंचेगी। अब तब ब्रिटिश सरकार को भारतीय मांगे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। तब कहा गया कि भारतीय अब बताओ, अब कहा जाएगा बे अब हमारा बात मानो, नहीं तो तोरा वस्तु एक को उपयोग नहीं करेंगे, एको उपयोग नहीं करेंगे तो तू बेच नहीं पाएगा, तो बेच नहीं पाएगा तो तोरा सेल नहीं। अब मान ली दुकान खोल के बैठे हैं, अगर ग्राहक कहेगा बात तोरा भी से खरीदबे नहीं करेंगे, तो बताइए दुकानवा का शोभा दिखाइएगा का, मतलब थी है ना, बेचेबे नहीं करेगा। तो उस सब इसी तरह से तब क्या होगा कि हाँ तब बोलिए आप लोग क्या कह रहे हैं, तो सुनो तो ऐसे सामान दो, ठीक बा, है ना। तो उस तरह से तो अब ये मांग मनवाने के लिए ये सब तरीका अपनाया गया, देखेंगे आगे। इसी आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भी भाग लेना शुरू किया। अब महिला की भी भागीदारी है भैया, ऐसा नहीं कि महिला को पीछे छोड़ दीजिए, है समाज रूपी गाड़ी के दो पहिया, एगो पुरुष एगो महिला, है ना, एगो पंचर कर दीजिएगा तो फिर गाड़ी कैसे चलेगा, तेज भागेगा। इसलिए समाज में पुरुष और महिला दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। अब महिलाओं को तो कहा जाता है कि कंधा से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चलिए, और चल रही है ना। तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही कारगर उपाय है। महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लेने का किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित ही नहीं रह गया भैया, ये पूरे देश में फैल गया। ब्रिटिश कपड़े चीनी तथा अन्य वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लोग समूह बनाकर दुकानों पर जाते और दुकानदारों से विदेशी सामान न बेचने का अनुरोध करते, रिक्वेस्ट करते कि रे भैया ये सब मत बेचो, ये सब हमारे देश के लिए खतरा है।
वे दुकानदारों के बाहर खड़े रहकर ग्राहकों से विदेशी सामान न खरीदने का भी आग्रह करते थे। और वहाँ खड़ा रहते और जो भी मतलब बेचते थे उनसे भी रिक्वेस्ट करते थे, और जो खरीदने जाते थे तो उसको भी समझाते थे कि सुनो आप लोग देखो ये सब बंद करो, आप क्या करो कि हमारे देश में जो है उसी को पहनवारे, ये सब भाग जाएगा ना तो पहनते रहना ना भैया, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, बाद में तो आज़ाद हो जाएंगे तो जरूरत पड़ेगा तो खरीदेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं, लेकिन जबरदस्ती खरीदवा रहा है तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, समझे। तो इस तरह से समझाया गया लोगों को। इस आंदोलन में स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा किया। स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थी जो पढ़ रहा था वो सब भी अपना भूमिका अदा किया। देखिए लड़ैया भैया एक तरह से ना जीता जलाई, अकेले चना भार नहीं फोड़ ली, खाली आँख फोड़ ली, तो आँख फोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, भार फोड़ने से कुछ होगा, बात समझे। तो सब कोई मिल करके लड़ा है। हाँ यही है कि किसी का कहानी दब गया और किसी और जिनका थोड़ा योगदान ज़्यादा था तो उनका कहानी ज़्यादा लोगों के समक्ष है। तो कहता है कि थोड़ कैले गांधी जी बहुत कैले लोग, बात समझे। तो इस तरह के कहावत लोग कहता है, लेकिन सब कोई का भूमिका था देश की आज़ादी में। उन्होंने केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना आरंभ कर दिया और लोगों को प्रेरित किया कि स्वदेशी एवं विदेशी वस्तुओं का क्या करे, बहिष्कार करे, प्रयोग न करे। सरकार ने दमन के कई तरीके अपनाए। अब सरकार अब चुप रहेगा भाई, मान लीजिए ओकरा लोटिया गोल करने के चक्कर में लोग लगा हुआ है तो वो अस्थिर रहेगा। अब लगा दमनात्मक कार्रवाई करने, माने मार पीट, वही है ना, जुल्म करना शुरू कर दिया। अनेक विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेजों से निकाल दिया गया था, हरो नहीं पढ़ेंगे। अरे बहुत लोग था भारत छोड़ो आंदोलन में, कितने लोगों का पढ़ाई बाधित हुआ। महादेवी वर्मा के बारे में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि किस तरह से उनका भी पढ़ाई मतलब मैट्रिक तो बाद रुक गया था, फिर कितने दिनों के बाद फिर पढ़ाई आरंभ की। कई विद्यार्थियों को पीटा भी गया और जेल में डाल दिया गया। डालो डालो कोई दिक्कत नहीं है, अरे भैया भाग, लेकिन भोरा सब। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल विदेशी सामान तक सीमित ही नहीं रहा, बल्कि अब स्वदेशी का अर्थ उस सबसे हो गया जो भारतीय है। स्वदेशी का मतलब कि अब जो भारत में है सोई है, और दूसरा सब खत्म। सब बहिष्कार का अर्थ उस सबसे है जिसका संबंध ब्रिटिश शासन से है, और बहिष्कार का अर्थ उससे है जो ब्रिटिश शासन संबंधित है। ओके, आइए देखते हैं आगे। ये कांग्रेस और स्वराज का लक्ष्य। अब जो स्वराज हो गया कि हाँ भाई स्वराज हमको चाहिए तो चाहिए, हम अपना स्वदेशी वस्तु अपनाएंगे तो अपनाएंगे, चल भोरा भाग सब यहाँ से, सीधी सी बात है। अब देखिए कांग्रेस और स्वराज का गरम दल और नरम दल सहित कांग्रेस के भीतर के सभी दल बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकजुट हुए थे। सब लोग एकजुट हो गया था कि गरम दल के नेता हो चाहे नरम दल के नेता हो। वाराणसी में 1905 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिवेशन ने स्वीकार, जो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे अध्यक्ष थे गोपाल के 1905 वाला में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिवेशन ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया था। और यह जो 1905 वाला जो हुआ अध्यक्ष था कांग्रेस के अधिवेशन, तो इसमें कहा गया कि हाँ स्वदेशी पर बल दिया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का था। परंतु नरम दल और गरम दल में मतभेद कायम रहा। लेकिन नरम दल और गरम दल में मतभेद कायम रहा। हाँ भाई अपना अपना थिंकिंग होता है, लोग बुरे नहीं होते, लोग का सोच बुरा होता है ना। अब नरम दल वालों का मत था कि बहिष्कार जैसे तरीकों का इस्तेमाल विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष परिस्थिति में होना चाहिए। अब वो लोग का कहना था कि देखो अब मान लीजिए कि ऐसा ही कैसे मतलब कि ऐसी कर देगा, विशेष परिस्थिति में देखा जाएगा, एक समय आएगा तो उस समय देखा जाएगा, उसका बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन देखिए गरम कैसे नाम पड़ गया भाई, वो सीधे डू एंड डाई, वो ठुक ठुक करने वाला नहीं है, एक बार धब ठुक ठुक से काम चल जाएगा नहीं। गरम दल के नेता और नरम दल के नेता कहेगा देख भैया मैंने तो सुनो, है ना, प्रेम से बात करेगा लोग। बहिष्कार जैसे तरीकों का इस्तेमाल विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष परिस्थिति में होनी चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इस तरीके का प्रयोग सदैव किया जाए। क्या है तो पढ़े लिखे लोग तो तनका जन्म करते हैं। गरम दल के नेताओं का विश्वास था कि बहिष्कार को व्यापक बनाना आवश्यक है। क्या करना है, इस बहिष्कार को क्या करना, व्यापक बड़े लेवल पर लेकर जाना है। उन्होंने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करने और देशभक्ति को उभरने के लिए स्वदेशी शिक्षा संस्थाएं भी शुरू करना, मतलब कि चल भैया अब मान लीजिए कि विद्यार्थी का पढ़ाई बाधित होगा तो विद्यार्थी का पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसलिए मतलब कि अपना स्कूल खोला गया, मतलब देश का स्कूल खोला गया, विदेशी वाला में नहीं पढ़ाया गया, ठीक ना, क्योंकि पढ़ाई बाधित होगा फिर दिक्कत हो जाएगा। गरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, और गरम दल के नेता जो थे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में देशव्यापी आंदोलन फैला नहीं पूरे, जबकि नरम दल के नेता इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। और नरम दल के तहत ये भाई मान लो कि बंगाल के विभाजन किया है, हिंदू मुस्लिम किया, तो इसी को मिलवा दिया जाए जबरदस्ती करके, अब पूरा देश के कहला देखेगा, तो ये तो गलती बात है कि नहीं। समस्या आप ही, मतलब आपको दुख है तो आप ही का हुआ, जिसको दूसरे को दुख है तो दूसरे को दुख नहीं देखेगा, तो ये तो गलती है।
कलकत्ता में 1906 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के समय गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद बढ़ने जा रहा था। उस समय दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन 1906 वाला में के अध्यक्ष थे। 1906 वाला में और 1886 में हो गया और 1886, 1893 और 1906 में। ओके, 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। आइए देखते हैं आगे। एक प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार को अपना समर्थन प्रदान किया। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। अब कहा गया कि देखो अब हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारा एक को बस है स्वराज प्राप्ति। हमको कौन से हम नॉर्मी से हम लेटर लिख करके और मतलब कि याचना करके प्रेम से कोई चीज़ का हम मांग नहीं करेंगे। हमको स्वराज चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे चाहिए बस। और बस स्वराज का अर्थ था ब्रिटेन के अधीन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तरह सरकार स्थापित करना। परंतु गरम दल और नरम दल एकजुट नहीं रह सके। सूरत में 1907 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दलों में संघर्ष हो गया, दोनों अलग हो गया 1907 वाला में। अब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक ज़्यादा टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दो। ओके।